गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम वर्तमान में अभी हाइड्रोजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हमने हाइड्रोजियोलॉजी को कवर कर लिया है। हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल से लेकर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो, या हाइड्रोजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, डार्सी लॉ हो, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल्स ऑफ इंडिया। तो इसमें हम इंडिया के जो पोटेंशियल जोन्स हैं ग्राउंड वाटर के, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को इंट्रोडक्शन से। ग्राउंड वाटर इज़ अ मोस्ट प्रिफर्ड सोर्स ऑफ वाटर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, या डोमेस्टिक की बात करें, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्राउंड वाटर का रोल जो है हर तरह के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इंडिया की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो हर सेक्टर में ग्राउंड वाटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ग्राउंड वाटर एक ऐसा सोर्स है जो इजीली अवेलेबल है और सबसे नज़दीक अवेलेबल है। हम किसी भी जगह अगर खड़े हो जाएं और हमें वहाँ चाहिए कि एक वाटर का सोर्स हो, तो सबसे रिलायबल और सबसे इजीली और सबसे नियरेस्ट जो सोर्स है, जो इजीली मिलेगा ही मिलेगा, या मिलने के चांसेस, यूँ कहें मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो है ग्राउंड वाटर। In India, 85% of rural domestic water requirements, 50% of urban water requirements, and more than 50% of irrigation requirements are being met from groundwater resources. इंडिया की रूरल डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, रूरल एरियाज़ में अगर हम देखें तो उनके पास कोई दूसरा वाटर का सोर्स नहीं है, उनके घर में कोई वाटर के सप्लाई सिस्टम नॉर्मली नहीं है, तो उनके लिए वाटर का सोर्स क्या है? ग्राउंड वाटर है। अर्बन एरियाज़ में भी हमारे पास जो वाटर सप्लाई आ रही है वो 50% कवर ग्राउंड वाटर से ही हो रही है। और इरिगेशन में अगर हम निकल जाएं, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की ही बात करें, तो बहुत सारे आपको बोरवेल्स से ही इरिगेशन होता दिखेगा। तो 50% अगर इरिगेशन की बात करें तो ग्राउंड वाटर ही कवर कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर इन द कंट्री इज़ हाईली अनइवन एंड शो कंसिडरेबल वेरिएशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इतना ग्राउंड वाटर का यूज़ है, इतनी हम इसके ऊपर डिपेंड हैं, फिर भी अगर इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो ग्राउंड वाटर की डेवलपमेंट पूरी कंट्री में बहुत ही अनइवन है, और कई जगह इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। Unplanned and non-scientific development of groundwater resources has led to adverse impact on available resources, such as decline of groundwater level, desaturation of aquifer zones, increased energy consumption for lifting water from progressively deeper levels, quality deterioration due to saline water intrusion in coastal areas। जो पूरे देश में अनप्लान्ड और नॉन साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है ग्राउंड वाटर का, जिससे एक एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ रहा है, एक इम्पैक्ट पड़ रहा है रिसोर्सेज के ऊपर, ग्राउंड वाटर के ऊपर, कि डेवलपमेंट या तो हो ही नहीं रहा है, या बहुत ही नॉन साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, या बिल्कुल अनप्लान्ड हो रहा है। तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे जा रहा है दिन प्रतिदिन, डिसेचुरेशन हो रहा है हमारे एक्वीफर्स का, और इसी की वजह से धीरे धीरे हमें ज़्यादा एनर्जी का भी कंजप्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे चला गया है ग्राउंड वाटर, तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस वाटर को ऊपर लिफ्ट करने के लिए। साथ ही साथ कुछ एरियाज़ जैसे कोस्टल एरियाज़ में, जो कि सी वाटर के नज़दीक हैं, ऐसे एरियाज़ में अगर हम ग्राउंड वाटर का दोहन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसमें एक और रिस्क सामने आ रही है कि सेलाइन वाटर जो सी का है वो भी मिल जाता है ग्राउंड वाटर के साथ, जिससे इसकी क्वालिटी डिटीरियरेट हो रही है। There are also some areas in country where groundwater development is still at low key in spite of availability of sufficient resources। कई ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ सफिशिएंट अवेलेबल है रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर को हम डेवलप कर सकते हैं, फिर भी वहाँ इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, और जिससे ग्राउंड वाटर का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं, कैनाल कमांड एरियाज़ हैं, जैसे
जहाँ कैनाल से इरिगेशन के लिए वाटर या ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम सामने आ रही है। मतलब वहाँ वाटर, ग्राउंड वाटर इतना बढ़ गया है कि वो सरफेस के ऊपर आ गया है। जैसा आपने अगर कोई हनुमानगढ़ रावतसर के एरिया की तरफ गया हो तो आप देखेंगे, आपने एक वर्ड सुना होगा सेम, सेम का पानी। वहाँ पानी, पूरे के पूरे गांव पानी में डूब गए हैं। वो वाटर टेबल इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि वो सरफेस से ऊपर आ जाता है और पानी पूरे एरिया में कवर हो जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। There is a need to prepare a comprehensive roadmap with identified strategies for specific and sustainable management of the available groundwater resources in the country so as to avoid the looming water crisis. अभी जो वाटर क्राइसिस है इतनी बढ़ रही है, इसको दूर का अगर हम करना चाहते हैं तो हमें एक बहुत ही सटीक रोड मैप बनाना पड़ेगा। कुछ स्ट्रेटजीज़ को साइंटिफिक और सस्टेनेबल मैनेजमेंट तैयार करने पड़ेंगे, जिससे कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को पूरी कंट्री में ठीक से डेवलप किया जा सके। अब यहाँ हमने क्या देखा कि हमारी कंट्री में अलग अलग जगह ग्राउंड वाटर की अलग अलग कंडीशंस हो रही हैं। कहीं ग्राउंड वाटर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कहीं इतना ग्राउंड वाटर हो गया है कि उसकी वजह से दूसरे नुकसान होने लग गए हैं। तो ज़रूरत है एक अच्छी डेवलपमेंट प्लान की। हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटअप ऑफ इंडिया। इंडिया में हाइड्रोजियोलॉजिकल क्या सेटअप है, किस तरह की कंडीशंस हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटअप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ हाईली कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू occurrence of diversified geological formations with considerable lithological and chronological variation, complex tectonic framework, climatological dissimilarities and various hydrochemical conditions। अब इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसके हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटअप की बात करें तो यहाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है। मतलब आपने सुना ही होगा ये वर्ड कि भारत विविधताओं का देश है, तो हाइड्रोजियोलॉजिकली भी बहुत विविधताएं हैं, और यूँ कहें जियोलॉजिकल बहुत विविधताएं हैं। हर तरह की डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे फॉर्मेशंस हैं, हर जगह अलग अलग एज की। इस वजह से हाइड्रोजियोलॉजिकल कंडीशंस में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हर जगह अलग अलग है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बारिश बहुत कम हो रही है। तो इन सब की वजह से जो हाइड्रोलॉजिकल सेटअप है पूरे इंडिया का अगर हम बात करें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। द रॉक फॉर्मेशंस फ्रॉम आर्कियन टू क्वार्टनरी एज रीसेंट आर क्वार्टनरी रीसेंट पीरियड आर प्रेजेंट एट वेरियस रीजन्स। और पूरे रॉक फॉर्मेशंस की बात करें तो आर्कियन से लेके क्वार्टनरी रीसेंट पीरियड तक के रॉक्स यहाँ अवेलेबल हैं अलग अलग रीजन्स में, जिसकी वजह से भी हाइड्रोलॉजिकल सेटअप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, अब जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस किस तरह की है, अगर हम हाइड्रोजियोलॉजी के संदर्भ में बात करें तो ग्राउंड वाटर कहाँ अच्छा अवेलेबल होता है या अच्छी हाइड्रोजियोलॉजिकल कंडीशंस होंगी, उसके लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं। अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशंस हो क्योंकि उसमें इजीली वाटर स्टोर हो सकता है, इजीली उससे यील्ड किया जा सकता है। एक और कंसोलिडेटेड फॉर्मेशंस में भी हो सकता है, सेमी कंसोलिडेटेड में भी हो सकता है अगर उसमें फ्रैक्चर्ड हो। लेकिन इंडिया में तीनों तरह के फॉर्मेशंस मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड फॉर्मेशंस हैं represented by igneous and metamorphic rocks with major rock types consisting of granites, charnokites, quartzites, associated phyllite, slates, etc. and associated igneous rocks also. Second है semi-consolidated formations are represented by rocks of Mesozoic tertiary periods with major rock types represented by limestone, sandstone, pebbles and boulders conglomerates. इसी तरह unconsolidated formations भी हैं belongs to Pleistocene to recent period and represented by major rocks such as boulders, pebbles, different grades of sandstone, sands, silt clay. These rocks form the major potential aquifer zones. Next we will discuss in our next part of this video.